चलिए हम लगातार टॉपिक पढ़ रहे हैं बराबर। और आज टॉपिक है अल्टीमेट, मतलब इकोनॉमी और क्वालिटी होती जा रही। और जो अब टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आने वाले बहुत ज्यादा, यानी जो रियल इकोनॉमी है। इकोनॉमी के भी दो तीन सेक्शन है, मैं आपको बेसिक बातें बताऊं इकोनॉमी के बारे में। एक सेक्शन है इकोनॉमी के अंदर ट्रेडिशनल इकोनॉमी। परंपरागत। खोल दे, बिल्कुल बंद ना करे यार, सब चालू कर दे, मामला बंद कुछ ना करे। परंपरागत इकोनॉमी, इसमें क्या आता है? जीडीपी की परिभाषा कभी नहीं बदलने वाली। जीडीपी जीडीपी है, ठीक है। जीडीपी, नेशनल इनकम, एटसेट्रा, जीडीपी, राष्ट्रीय आय इत्यादि, ये सेक्शन तो ये है। इसी में कौन? गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी, ठीक है। देश में प्लानिंग और इसकी हिस्ट्री, तो एक सेक्शन तो ये है जो हम पढ़ के निपटे। ये यथावत है, सारी वीडियो रिकॉर्ड हैं और हर पीडीएफ उपलब्ध है। जिस किसी को भी चालू करना है तो आज का टॉपिक हमारा इंडिपेंडेंट है, यहां से चल पड़े हमारे साथ। और इससे पहले जो भी क्लास उसकी छूट गई हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो पीडीएफ नंबर 1 ले। और हो सकता है ये पीडीएफ नंबर 1 2 क्लास में पूरी हुई हो, 3 में, 4 में, कितनी में भी ये काम चालू कर दे। डे बाय डे छूट गया हो, कोई समझ ना आया हो, दोबारा पढ़ के देख ले अपनी को। तो एक सेक्शन है ट्रेडिशनल, परंपरागत, इसमें बदलाव कम होते हैं, ठीक है। एक सेक्शन है करंट इकोनॉमी, जहां दमादम बदलाव हो रहे हैं। उस करंट इकोनॉमी का जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इसके बाद आएगा क्या? बजट, बदलता है हर साल लगातार दमादम। इसके बाद आएगा बजट, इसके बाद आएंगे टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा, जितने भी हैं टैक्स के कंसेप्ट वगैरह। मनी, बैंक, फाइनेंस, बजट, टैक्स। इसके बाद क्या? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, कि सरकार को जो कर्जे हो रखे कैसे पूरा करेगी ना, वो क्या पॉलिसी उसकी क्या कह रही वो, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड, फॉरेन, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार, ये टॉपिक किसके हैं? इसके, ठीक है। और एक सेक्शन क्या बचता है फिर इकोनॉमी के अंदर? तीसरा, जिसका नाम है क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन। जब आप सिलेबस पढ़ेंगे अपना तो वहां बाकायदा मिलेंगे। डब्ल्यूटीओ कौन है, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, इत्यादि। वो आने वाला है मामला कहाँ? यहाँ। थोड़े से पंखे कुछ घटा दे। तो एक तो परंपरागत सेक्शन है जिससे हम निकले अभी बाहर, और अब कहाँ आ चुके हैं? करंट इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं हमने पढ़ दिया, लास्ट चैप्टर हमारा ये था। यहाँ कितने प्रकार की होती है, कैसे करते हैं कंट्रोल, ये तो मनी, बैंक और फाइनेंस है। तो चालू करते हैं अब करंट इकोनॉमी, जो आज दुनिया भर में चल रहा है उनकी बातें। ये पिछले बंद कर दे, शोर कर रहे ऐसे ही बंद कर दे, वहां देख रहे हो। पढ़े जी। तो टॉपिक का नाम है मनी, बैंक एंड फाइनेंस। जहां डाउट है वहीं रोक के पूछना तुरंत। ये कोई शर्माने वाला विषय नहीं है, पढ़ाई है। हो सकता है हमारे दिमाग में ना ही हो, हम पहली बार ही पढ़ रहे हो जिंदगी में इकोनॉमी, ठीक है। तो पूछने में कोई संकोच नहीं है।
ऑफलाइन भी आप देखें इस वीडियो को इसके बाद भी, तब भी पूछना। तो टॉपिक का नाम है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। हालांकि मेरा प्रयास ये है मैं किसी को एक बार बताते कहानी उसके दिमाग में छाप दूं, उसे डाउट का चीज ही ना आए, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी आ जाते हैं, आदमी को पूछने में कोई संकोच नहीं। मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। मनी, बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, यही बेंच है पीसीएस का परफेक्ट, इसे पकड़ के रखना। मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। वो दरवाजा बंद कर ले। ठीक, तो सबसे पहला हमारा खेल किस पे है? पहले पढ़ेंगे मनी, ये क्या चीज है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है, एक्सेट्रा, दुनिया में कहां से आई। उसके बाद पढ़ेंगे बैंकिंग और उसके बाद चलेंगे कहां? शेयर बाजार इत्यादि में। मनी या मुद्रा, तो सारा खेल है कंसेप्ट का। आप समझ जाए कंसेप्ट तो बातें बड़ी आसान, और रटने की सीमा कहां तक रटोगे। तो दुनिया के अंदर करेंसी कहां से आई? किसकी यात्रा पढ़ रहे हैं हम? विश्व में पैसे या धन की यात्रा। जिन पैसों को आज चला रहे हैं, कभी पैसे ऐसे नहीं थे। दुनिया में कहां से स्टार्ट हुए। ठीक, तो दुनिया में करेंसी तक की यात्रा, और अब क्या जा चुके हैं हम? करेंसी से आगे डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन और अन्य। तो वहां तक की जो यात्रा है वो कहां से स्टार्ट हुई है? वो यात्रा स्टार्ट हुई है बार्टर सिस्टम। अपने अपने मीडियम में लिखें, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली यहां से स्टार्ट हुई पूरी दुनिया के अंदर। किसकी यात्रा? व्यापार की यात्रा। व्यापार की यात्रा कहां से स्टार्ट हुई? वस्तु विनिमय प्रणाली से। दुनिया का प्रारंभिक व्यापार यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक, बार्टर सिस्टम से। इसके बाद क्या आई? मेटेलिक मनी, यानी धात्विक मुद्रा। देखना, जब इसमें दिक्कत आई तो कैसे लोग कहाँ गए? कैसे लोग करेंसी शिफ्ट हो गई, किसमें आ गई? धात्विक मुद्रा। जब इसमें दिक्कत आई धातु मुद्रा के अंदर, तो फिर क्या आई? फिर आई एक प्रकार की टोकन मनी, प्रतीकात्मक मुद्रा। तुम माने तो बैठे कागज पे 2000 लिखे पड़े। क्या माने बैठे कि इसका मतलब 2000 है, इसका मतलब 500 है। प्रतीकात्मक है वो। प्रतीक के रूप में मैंने क्या लिख दिया है कागज पे, सरकार ने हमें दे दिए हैं, और वही व्यवस्था यहां चल रही है। टोकन करेंसी जिसे कहते हैं कागजी मुद्रा। तो दुनिया में क्या आई? कागजी मुद्रा। ठीक, अगली बातचीत। इसके बाद दुनिया में बैंक, ये चले गए खड़े होते कागजी मुद्रा के बाद, और अलग अलग आए सिस्टम। पीआरएस एंड एमआरएस। क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, आनुपातिक, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और दूसरा क्या था? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। न्यूनतम निधि पद्धति, न्यूनतम निधि पद्धति, और आनुपातिक निधि। जहां तक हम निकल जाएंगे, एग्जाम को चैलेंज है, उसमें तुम्हें बीट नहीं कर सकता। जहां तक हम निकल जाएं और आप उसे रिवाइज करते हैं बस।
और फिर है आज की डिजिटल करेंसी। डिजिटल, भारत की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? लक्ष्मी कॉइन। क्या नाम है? लक्ष्मी कॉइन। ऐसे वर्ल्ड में क्या चल पड़े हैं? बिटकॉइन। हमने भी खोल दिया उसके टक्कर पे अपना मामला। जैसे बिटकॉइन, जैसे लक्ष्मी के नाम पे चला रखे लक्ष्मी कॉइन। ठीक, बस छोड़ो। ठीक क्या? तो ये यात्रा किसकी है? ये यात्रा है दुनिया के अंदर मुद्रा की। ठीक, तो अब चलते हैं पहले यहां से। डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, लक्ष्मी कॉइन इत्यादि। तो अब जल्दी में, आप बिल्कुल नहीं है सारा खेल समझने वाला, आप समझो तो बहुत आसान, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मनी बैंक फाइनेंस में सबसे पहला काम है मनी का। ठीक है, तो पहले मनी तक की यात्रा पे चलते हैं, यहां चलते हैं। तो ये बताओ, दुनिया में सबसे पहले व्यापार शुरू करके वस्तुओं की अदला बदली किसने शुरू की थी? यानी बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय विच? किसने स्टार्ट किया था दुनिया के अंदर बार्टर सिस्टम? क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले व्यापार प्रणालियां कहां आई थी? तो अब सुनो आप बातचीत। दुनिया में एक सभ्यता का नाम था जो नील नदी के पास थी, नील नदी की सभ्यता। एक सभ्यता का नाम था यूनान की सभ्यता, जिसे ग्रीस की सभ्यता भी कहते हैं, या यूरोपियन सभ्यता, जिनकी भाषा ग्रीक थी। ठीक, एक सभ्यता कहां थी? दो नदियों के बीच, जिनका नाम था दजला और फरात। आज इनका नाम है लेटेस्ट क्या? टिग्रिस और इफेरेट्स। टिग्रिस और इफेरेट्स। यहां सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया। ये नील सभ्यता, ये यूरोपियन सभ्यता, ये मेसोपोटामिया, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता। ठीक, हालांकि वर्तमान आंकड़ों के माने सबसे प्राचीन हम हैं, 8,000 साल पहले। लेकिन जो किताबें अब तक दे रही हैं वो कौन है? यही तो, उन्हीं की बात मानते हैं। एक सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास पनपने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और एक सभ्यता कहाँ की थी? एक सभ्यता थी जो चीन में थी, यांगत्सी। वो सी को बोलते हैं जी, यांग जी, या हम आम आदमी का कहते हैं उन्हें सी। सभ्यता किसकी थी ये? चीन की। ये सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात भारतीय सभ्यता। तो दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं ये थी। तो अब इन सभ्यताओं में सबसे पहले जो सभ्यता पनपी वो कौन थी? तो जो सबसे पहली सभ्यता पनपी, सभ्य का मतलब कौन? जो जंगली खाना बदोश आदमी, जिन्हें ना पहनना ज्ञान ना कोई ज्ञान है, वो जंगलों में रहते हैं बंदरों और पागलों की तरह। आज वो कहाँ रहते हैं? अपने हजारों साल के विकास के बाद उन्होंने पशुओं को पालना सीख लिया है, पक्के मकान बना लिए हैं, आग को कंट्रोल करते हैं, मांस पाकर खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे नगर बसा लिए हैं, सब डेवलप कर दिया। और जंगली खाना बदोश आदमी क्या बन गए हैं? सभ्य। और उससे क्या बनी है? सभ्यता। तो जब सबसे प्राचीन सभ्यता कहाँ बनी है? मेसोपोटामिया में। तो फिर व्यापार भी कहां शुरू हुआ होगा? तो दुनिया के अंदर सबसे पहले बार्टर सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ है? तो नोट करो बात। बार्टर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रारंभ मेसोपोटामिया सभ्यता में किया गया। बार्टर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेसोपोटामियन ट्राइब्स और सिविलाइजेशन। तो दुनिया में ये चीज कहां से चली कि सामान के बदले सामान देंगे हम तो। ठीक, और यही चीज इन्होंने क्योंकि चलाई थी,
तो अब पूरे विश्व में फैलती चली गई। दुनिया की सभ्यताएं आपस में इंटरकनेक्ट होती चली गई और इन सभ्यताओं के बीच में यूरोप, अफ्रीका सब तक व्यापार फैल गया। ठीक है, अब ये सभ्यता आपस में व्यापार करती हैं, लेकिन सामानों के बदले सामान का। एग्जाम्पल दे दूं मैं, तिब्बती लोग भेड़ और अन्य सामान अपने यहाँ रखते हैं, तो उन भेड़ों की ऊन, उनके कपड़े इत्यादि देते हैं, हम उन्हें खाने की सब्जियां इत्यादि सामान देते हैं, क्योंकि तिब्बत के पठार में सामान पैदा नहीं होते। तो वो सामान हमें दे, हम सामान उन्हें दे, और दुनिया के प्राचीन काल के मेले बन गए इसका अड्डा। अपना सामान तुम लाओ, अपना सामान हम लाएंगे, और उनकी अदला बदली कर लेंगे। तो दुनिया के अंदर प्राचीन मार्ग पे जिसपे रेशम बहुत बड़ी मात्रा में जाया करता था पहनने कपड़ों के लिए, तो इस मार्ग का नाम क्या पड़ गया? इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। और दुनिया का सबसे प्राचीन व्यापारिक मार्ग था सिल्क रूट, जहां पे सबसे पहले शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम की। किसके द्वारा? मेसोपोटामियन सभ्यता के द्वारा। अब बार्टर सिस्टम दुनिया में क्यों फेल हुआ और हमें क्या जरूरत पड़ी इससे आगे आने की? बार्टर सिस्टम के, अब कोई कितना ही डीपली पूछ ले, अगर आप में कंसेप्ट की समझ है तो आपको बीट नहीं कर सकता। इकोनॉमी की समझ डेवलप करने में आपको बातों को रिवाइज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे मैंने तो यहाँ बड़े आसानी से बोल दिया, इससे एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है। तो यार किससे होती है, कैसे होती है, समझो तो बात को एक बार, और समझे तो कहानी खत्म। बस आप समझ गए तो आप बेसिक बात पकड़ गए कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। ना समझो तो बहुत भारी, समझो तो आसान। वस्तु विनिमय प्रणाली के फायदे क्या हैं जरा ये बताओ आप, और इसके नुकसान क्या हैं ये बताओ। बताओ वस्तु विनिमय प्रणाली के फायदे जी। आज के अपने जीवन को तुलना करना, अगर आपके पास पैसे ना होते तो आप कैसे काम करते? अगर आपके पास पैसे ना होते तो, यानी इसकी एडवांटेज है क्या? ये टिका हुआ है किसके ऊपर? नीड्स के ऊपर। आपको आवश्यकता होगी उन सामानों की, तो आप उन्हें अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए किसी को दोगे, अपना सामान किसी और से लोगे। तो इसकी एडवांटेज है यह आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डिसएडवांटेज है इट कांट फुलफिल द नीड ऑफ ट्रेड, यह व्यापार की पूर्ति नहीं करता। हमें चाहिए सामान और तुम केवल कहां तक सीमित हो? जरूरतों तक। तो यह व्यापार की वृद्धि में बाधक है। व्यापार वृद्धि इससे संभव नहीं है। अगली बात बताओ आगे, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? चलो कुछ सहायता मैं तुम्हारी और कर दूं, ये तुम सोचते रहना, ये बताऊं आपको। मान लिया मैं लिए फिर रहा हूं कद्दू। क्या लिए फिर रहा मैं? हमारे यहाँ कद्दू हो रहे हैं, मैं कद्दू लिए फिर रहा हूं। किस चक्कर में? कि कोई मेरा कद्दू ले ले और उसके बदले में मुझे कपड़े दे दे। तो अब ये बताओ आप इस किस आधार पे इस बात की तुलना करेंगे कि कपड़े और कद्दू कैसे बराबर हो सकते हैं? इनके बीच में कंपैरिजन, इनके बीच में तुलना, इनके बीच में मापन कैसे करोगे? तोल के दोगे, देख के दोगे कि एक कद्दू के बराबर एक कपड़ा दूंगा, या क्या दोगे? यानी ये तुलना करने में सहायक नहीं है। यानी वस्तुओं का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, वस्तुओं का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसे आसान करने के लिए उन लोगों ने क्या कहा कि पहनने वाले सामानों की चीजें अलग होंगी, खाने की अलग होंगी इत्यादि, इनकी तुलना इनसे करेंगे। जहां समस्या आ रही थी वो हल ढूंढ रहे थे, लेकिन इनकी एक से दूसरे सामान की तुलना नहीं हो सकती। अगली बातचीत, अब इनकी बात एक और आगे। इनके पास तो एक आली फिर रही लौकी, मैं लिए फिर रहा कद्दू, एक तीसरा आदमी को नया सामान ढूंढ रहा है।
यानी अगर मुझे अब अपना सामान किसी को बेचना है तो मुझे क्या चाहिए? ड्यूल कोइंसिडेंस, दोहरा संयोग। दोहरा, अगर मुझे अपना सामान बेचना है तो दोहरा संयोग होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है? पैसे के तो बात भूल जाओ दिमाग में से। दोहरा संयोग, मेरे सामान की तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे सामान की मुझे जरूरत है। ये संयोग जब बनेगा तभी माल बिकेगा। यानी ड्यूल कोइंसिडेंस ऑफ मार्केटिंग, यानी व्यापार तभी हो सकता है जब आपके सामान की जरूरत मुझे पड़ती हो और मेरे की आपको पड़ती हो, और ऐसा संयोग बने या ना बने। ठीक। और अगर ना बने और आप क्या लिए फिर रहे? आलू। आप क्या लिए फिर रहे? आलू। पेरिसिबल आइटम्स, ऐसे आइटम जो कुछ समय बाद सड़ जाएंगे। आप क्या लिए फिर रहे? फल सब्जी। वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन टिकने वाली, इतना संयोग बन नहीं पाया कोई लेने वाला उसे मिल जाए। यानी क्या इसमें इशू है? किसका? पेरिसेबिलिटी का। क्या? नाशवान पदार्थ, ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगे, तो दमादम बेचो उन्हें। कहां बेच के आओगे फटाफट? और जिस जमाने की बात कर रहे हैं, ना तो व्हीकल, ना कोई ट्रांसपोर्ट की ट्रेन, ना कोई हेलीकॉप्टर, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा क्षेत्र कैसा है? सीमित। तुम तो कुछ छोटे एरिया में जाके उन्हें बेच सकते हो, बहुत दूर जहां डिमांड हो वहां तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। यानी क्या, जो पदार्थ सड़ जाएंगे गल जाएंगे, चुनौती है उन्हें दमादम बेचने की। अगली बातचीत, इनके हर उत्पाद को आप संचय करके रख लें, वो भी चुनौती है। यानी मनी का बड़ा फंक्शन कैसा है? आज आपको खूब लाभ हुआ है, आपने 1000 रुपए बचा लिए हैं, वो अपने घर पे रख लिए हैं, जो अब आगे काम आते रहेंगे। इन सब की एक आयु है, कोई 1 महीने में खराब होगा, कोई 6 में, 10 में, 20 में। यानी यहां एक समस्या है पदार्थों के संचय करने की। यानी इन्हें आप क्या नहीं कर सकते? एज ए रिजर्व या एज ए स्टोर, और करोगे तो उनकी लिमिट है। ठीक है? तो तुलना करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, दोहरा संयोग होना चाहिए। तीसरा, नाशवान पदार्थ है, दमादम बेचना पड़ेगा। और संचय की समस्या है। एक और समस्या बहुत बड़ी है इनकी, वो ढेर बड़ी समस्या है। अब मान लिया मेरे पास एक पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम हीरा है। क्या है? हीरा। और मुझे बाजार में अब चाय पीनी है, क्योंकि मैं हीरा का व्यापारी हूं। मुझे बाजार में चाय पीनी है। अगर मैं हीरे को तोड़ दूं तो वैल्यू गई। अगर हीरा किसी को दूं बदले में चाय के, तो मेरे से बड़ा बावला कौन? और अब इतने हीरे की जो वैल्यू है, उतने में वो कितने जन्म तक मुझे चाय पिलाएगा? यानी एक हीरा दे के 10 20 50 साल क्या भरवा लूं उस पे बॉन्ड, कि अब चाय पिलाता रहे, इसे पकड़ ले। यानी क्या? इशू ऑफ फंजेबिलिटी, विखंडन की समस्या। विखंडन की समस्या, व्यापार बढ़ नहीं सकता, सामान दमादम बेचना पड़ेगा, खराब हो जाएगा। और कब बिकेगा? जब दोहरा संयोग हो, आपके माल की जरूरत किसी और को हो और किसी के माल की जरूरत आपको हो। तो आप क्या पैदा करो? ये संयोग, और पता नहीं हो चाहे ना हो। स्टोर करना मुश्किल है, और तोड़ तोड़ के बेच नहीं सकते हर आइटम को। कुछ आइटम कैसे हैं इस प्रकार के, तो समस्या खड़ी होनी शुरू। अब एडवांटेज बताओ। नुकसान तो इस बात के बहुत सारे हैं, लेकिन फायदे क्या थे? बिना फायदे के व्यापार चला नहीं होगा। आज तुम्हारी जेब में पैसे हैं, तो इन पैसों पे जो कंट्रोल है वो किसका है? तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार ने एक आदेश दिया कि आज रात 8 बजे से 500 के साथ, तो तुम भागे फिरना शुरू हो गए। उसने कहा उत्तर यार बहुत सारे पड़े ने, कहाँ पहुंचाऊं फटाफट? सरकार के पास लाइनों में खड़े रहे और छिट्टे पिटते रहे। वाजिब बात थी। यानी जो मुद्रा आज हमारे पास है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसे हम छापते नहीं है। और जो सामान आप पैदा करते हैं उस पर क्या है आपका? यानी इसमें जो भी व्यापार था, यह पूर्णतः
नियंत्रित था। किसके द्वारा? स्वनियंत्रित। इसे आप करें कंट्रोल। आपका मन करता हो किसी को दो, मन करता है ना दो, उसे कितने में दोगे, कैसे दोगे, वो आप तय करोगे। यानी यह कैसा है? ऑटो कंट्रोल सिस्टम, अपने आप हम करते हैं उसे कंट्रोल। ठीक है बातचीत? यह पूर्णतः नियंत्रित है हमारे अंडर में। इसमें किसी सरकार का, किसी बैंक का कोई दखल नहीं है। ठीक है? आपका मन करता हो व्यापार करो, सामान के बदले सामान दो, जिस हिसाब में चाहते हो उस हिसाब में दो, कि मैं तो ये सामान इतने में नहीं इतने में दूंगा, आपकी इच्छा है तो आप ले लो। बर्तन दूंगा, कोई और सामान दूंगा। ठीक है? तो ये क्या है? ये फुल्ली आप कंट्रोल में है। अब एक समस्या इससे पहले हमने तुरंत अभी पढ़ी कि लगातार कभी कभी अगर आप पे मनी सप्लाई बढ़ जाती है आज ही, तो एक समस्या आपको तुरंत फील होती है। किसकी? इन्फ्लेशन की। कि सब दमादम खर्चे कर रहे हैं और मुद्रा का मूल्य जा रहा है क्या? गिरता हुआ। इसमें इन्फ्लेशन वाला पंगा ही, यानी यहां कोई मुद्रा ही नहीं है तो गिरने वाला खेल ही नहीं है, सामान है यहां तो। यानी इसमें इन्फ्लेशन जैसी समस्या नहीं आ सकती। बता दो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो आप। ठीक है? तो बस उसे बेचना भारी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से आज करेंसीज गिरती हैं, क्या मामला है सुनो आप। जो इसका खेल है महंगाई का, आपने कहा 1 केजी टमाटर आते हैं 40 रुपये के। ठीक है? और आज से 5 साल बाद आएंगे 80 रुपये के। कितने? तो 40 रुपये की तो जो वैल्यू है वो क्या होगी? खत्म। तो जो मुद्रा चल रही थी उसकी एक वैल्यू मान रखी थी, यहां मुद्रा की हमने कोई वैल्यू मान नहीं रखी। आप तुलना नहीं कर रहे हैं, टमाटर की कोई वैल्यू है, टमाटर की वैल्यू तो सामने वाले के सामान के प्रति है, किसी के सापेक्ष नहीं है। यहां तो इस रुपये की वैल्यू हर चीज के सापेक्ष है, कि ये 50 पैसे का, वो 1 का, ये 2 का, ये 4 का। तो यहाँ ऐसी वैल्यू नहीं है, तो इसमें ऐसे गिरने वाली दिक्कत क्या आएगी? कम आएगी। वो उनके प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर सप्लाई किसी भी चीज की बढ़ाओगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो उसके दाम क्या मिल सकते हैं? कम। लेकिन जब दाम की बात होगी, यहाँ तो दाम की बात ही नहीं है। यहाँ तो सामान के बदले क्या है? सामान। ऐसा हो सकता है 4 का उद्योग के बदले में क्या मिल जाए? 1 लौकी। ठीक क्या? यानी इसके फायदे भी हैं। ये सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेट है। ठीक क्या? और इन्फ्लेशन आदि से क्या है? इसमें कि सरकार का आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, चाहे कुछ भी आप करो। ठीक? अब ये सिस्टम खत्म क्यों हुआ? इन कारणों से खत्म होता चला गया। आप एक बात का उत्तर दे दो। जब दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में आप सिमट के रह जाएंगे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक, जिसके लिए यह व्यापार चल रहा है, तो फिर आप अपना विकास और अभिवृद्धि नहीं कर सकते। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होने का। अगर चीन वालों को अपना कोई सामान यहां से आगे भेजना है तो वो सामान हर तरह का आगे जा नहीं सकता। सड़ने वाला, छोटा सामान, भारी सामान सब चेक करना पड़ेगा। तो हल्के और लंबे चलने वाले सामान आगे जाएंगे, कौन होंगे वे? रेशम जाएगा, मसाले जाएंगे महीनों महीनों खराब नहीं होने के, शहद जाएगा। यानी अब इस प्रकार के सामान होंगे जो खराब नहीं होते होंगे। व्यापार केवल उनसे ही हो सकता होगा, हर चीज से व्यापार नहीं हो सकता। कि आप चले हैं बेचने क्या इस ट्रैक के ऊपर बहुत दूर तक लौकी, जाते जाते क्या होली है वो खराब। फल सब्जियों का व्यापार नहीं हो सकता, वो तो आप खुद उगाओ या खाओ। तो जब तिब्बत वालों को ऐसा व्यापार मिला ही नहीं जो फल सब्जी आदि का हो जाए, तो बेचारे मांस को ही सुखा के खाना शुरू कर देते हैं। क्या? शिकार करते हैं, मांस को सुखाते हैं, नमक का लेप लगाते हैं और रख लेते हैं स्टोर करके, कि कल को कुछ नहीं मिलने का तो कम से कम ये सूखा हुआ मांस ही खा लेंगे। ठीक? तो इससे व्यापार सीमित मात्रा में ही रहा और बहुत तकड़ी वृद्धि नहीं हुई।
इसका स्थान फिर लिया। किसने? इस समस्या का अंत हुआ तो सबने क्या कहा कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इनकी तुलना कैसे करें, व्यापार को बढ़ाए कैसे, धन को संचय कैसे करें। ठीक, तो ये काम छोड़ो, हम क्या चलाएंगे दुनिया में? हम चलाएंगे धातु के सिक्के। क्या आ गई? मेटेलिक मनी, धात्विक मुद्रा। अब आप ये बताओ जरा, भारत में सबसे पहली बार धात्विक मुद्रा किसने शुरू की थी? विच स्टार्ट करेंसी इन इंडिया? भारत में धात्विक मुद्रा सबसे पहली बार किसने शुरू की थी? ना जी, तुगलक से तो बहुत पहले हो ली। तुगलक ने तो और समस्या खड़ी कर दी। लोग बता रहे यूनानी, कुषाण, इल्तुतमिश, कनिष्क, कुषाण। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, हिंद यवन शासकों ने क्या शुरू कर दिया दुनिया के अंदर? भारत के अंदर स्पेशली क्या? धातु की मुद्रा शुरू की, जिनमें सबसे पहली डायनेस्टी थी कुषाण। तो भारत में हिंद यवन शासकों ने शुरू किया था क्या? ये। अब आप अंतर जान गए होंगे क्यों शुरू किया था। जो भी इस व्यापारिक मार्ग पे स्थित था, उसे अपनी वृद्धि, विकास और व्यापार बढ़ाना था, और वस्तुओं की अदला बदली से वो बढ़ नहीं पा रहा था। तो हमारी इंडस वैली के लोग, आज का पेशावर क्या रह चुकी है? कुषाणों की राजधानी। कौन हुए इनके राजा? एक कनिष्क। इस सिल्क रूट से भारत को जोड़ने वाले का नाम क्या है? कनिष्क। भारत का वो राजा जिसने भारत को जोड़ दिया, किससे? सिल्क रूट से। वो कौन था? कनिष्क, कुषाणों का राजा, जिसकी राजधानी क्या थी? आज के पाकिस्तान का पेशावर, जिसका उस समय नाम था पुरुषपुर। क्योंकि इसी व्यापारिक मार्ग पे व्यापार हो रहा था सभ्यताओं के बीच में, तो उसका लाभ कौन ले रहे थे? उस समय के राजा इत्यादि। और जो सिस्टम ये था, इसमें उनकी अभिवृद्धि हो ही नहीं रही थी। व्यापार से अन्य की केवल क्या पूरी हो रही थी? आवश्यकताएं। तो तब क्या शुरू कर दिए? और जो सिक्के शुरू किए वो कौन थे? अब आप हर सिक्का नहीं लेने के, जिसके प्रति आपको चार्म हो और जिसकी कोई वैल्यू हो, वो कौन है? गोल्ड कॉइन। तो दुनिया में क्या चल पड़े? धातु के सिक्के। और पहले कौन चला? सोने के सिक्के। तो अब समस्या का अंत हो गया। एक समस्या का, क्या समस्या थी वो? अब तुम कहीं से कहीं जाओ और धन साथ लेके जाओ, जिस सामान की आपको जरूरत है एक जगह से खरीदो, दूसरी जगह बेचो, और बदले में क्या ले लो? सोने के सिक्के। कुछ पॉइंट नोट करो फैक्ट के रूप में। भारत में हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के प्रारंभ किए। इंडो ग्रीक रूलर्स इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया। हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के प्रारंभ किए। अब कोई ये पूछे दूसरी बात कि भारत में सोने के सबसे सुंदर सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त साम्राज्य ने जारी किए, वीणा बजाते हुए महाराज का फोटो इत्यादि। ठीक क्या? बट गुप्ताज गोल्ड कॉइन आर स्पेक्टेकुलर, परंतु गुप्त काल के सिक्के अत्यंत सुंदर थे। किंग प्लेइंग वीणा, जिसमें राजा वीणा बजा रहा है, समुद्रगुप्त बजा रहा है, राजा और रानी खड़े हैं, किंग
स्टैंड विद क्वीन, राजा और रानी खड़े हैं, राजा वीणा बजा रहा है, राजा और रानी खड़े हैं। अब इतनी बात पे रुकते हैं जरा। पहली बात का उत्तर में भी आपको मिल गया कि दुनिया के अंदर एक व्यापार में दिक्कतें बहुत सारी थी, ढूंढते फिरो कब सामान बिकेगा, वेट कर रहे, इतना वो सामान ही खराब हो लिया। ठीक क्या, एक सीमित क्षेत्र से अधिक बड़े क्षेत्र में इन सामानों को आप लेके कहाँ फिरेंगे, भारी सामान तो बेच ही नहीं पाने के। ठीक, तो क्या हो गया, दुनिया की सबसे पहली सवारी व्यापार की, जिसका नाम था, दुनिया में सबसे पहला व्यापारिक वाहन कौन था, गधा, जिसे सम्मान नहीं मिला बेचारे कुछ भी। ठीक क्या, सारा व्यापार किसने शुरू करवाया, इन्होंने ही, गधे और खच्चरों ने, इन्हीं पे लादते और दूर तक लेके जाते। उसके स्थान पे क्या लिए हम, सोने के सिक्के। तो अब इनसे कुछ तो फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, व्यापार फैलाने में फायदा हुआ, आप दूर तक व्यापार कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ इनसे, इनको आप संचय कर सकते हैं। तीसरा फायदा क्या हुआ इनसे आपको, इनसे आप किसी वस्तु का भी मापक तय कर सकते हैं। ठीक क्या, अपने डिमांड सप्लाई के हिसाब से, मुझे कीमती सामान लग रहा है तो मैं 1 के 4 दूंगा, तो यानी क्या, इनने इन समस्याओं का अंत कर दिया। व्यापार के लिए क्या है, सुगम, सबके पास क्या होना चाहिए, सोने के सिक्के। अब तो दुनिया में सोने के सिक्कों वाला व्यापार खत्म क्यों हुआ, इनमें एक दिक्कत और नहीं है, आज ये सरकार खत्म हो जाए, नाम है अफगानिस्तान, तो आपका पैसा भी गया, सारा खेल गया, सब खत्म, जो बैंक में था वो सब क्या हो गया मिनटों में, जीरो। ठीक क्या, कमाया धया सब खत्म हो गया, आप भरोसा किस पे कर बैठे, सरकार पे, अपने आजीवन की पूंजी, अपने गहने कहाँ रखे बैठे, लोकर्स में, सरकार कोलैप्स, आपका पूरा गेम खत्म। यहाँ कुछ खत्म नहीं होता, कोई राजा मर जाए जिसने सिक्के जारी कर रखे थे, हमारे हाथ में क्या है, सोना, इसे पिघलाओ और ऐसे बेच दो रो के रूप में। तो हर सिक्के में एक खास बात होती है, क्या, हर सिक्के का एक अंतर्निहित मूल्य होता है। इस धातु की एक मूल्य है इंटरसिनिक वैल्यू, इंटरसिनिक वैल्यू। तो इसमें चिंता है ही नहीं कि कोई राजा चलाएगा या बंद कर देगा तो हमें तुरंत लेके भागना पड़ेगा, भाई साहब वापस ले लो इसे, हम कहीं नहीं लेके जाते, हमारे पास रखा है, तुम चलाओगे ठीक है, नहीं तो किसी और को जाके देके आ जाएंगे इसे, इसकी वैल्यू बराबर रहने वाली है। तो सिक्कों में अंतर्निहित मूल्य होता है इंटरसिनिक वैल्यू। ठीक, कोई बंद भी कर देगा तो ये बंद नहीं होने वाले। तो अब दिक्कत क्या आने लगी, ये सिस्टम भी कोलैप्स करता चला गया। क्यों कोलैप्स किया है, अब आप तुलना कर लो, पहले तो आप अपनी जरूरतों के सामान की अदला बदली कर रहे थे, अब उसके स्थान पे तुम क्या ले आए हो, सोना। तो मैं इतना बड़ा पागल जो तुम्हें सोना देकर क्या ले लूं, लौकी, कद्दू, घास फूस, फल सब्जी, किसके बदले में जा रही है अब जा, सोने के भाव। तो पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा व्यापार चल रहा है, और हर सामान तुम जब सोने से तोलना शुरू करोगे, उसका ही लेन देन करोगे, तो पूरे विश्व में सोने की डिमांड बढ़ती जाएगी। जितना व्यापार फैलता जाएगा उतनी सोने की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो सोने की इस बढ़ती डिमांड की पूर्ति कैसे करोगे, ये सामान तो पूरे विश्व में सीमित है पहले ही, सारे भारत में सोना नहीं है, 1-2 खान, कोलार खान कर्नाटक की, या हट्टी खान अफ्रीका में सोना है, यूरोप में सोना नहीं है। ठीक है, तो दुनिया के अंदर सोना बड़ा सीमित मात्रा में, जिसके पास जितना अधिक सोना वो उतना ही पैसे वाला। एक का नाम बताऊं मैं आपको, जो देश आज बहुत गरीब हैं उनका इतिहास बहुत संपन्न रहा है, जिनके राज में ऊंटों पे अफ्रीका में सोने के ट्रक की तरह क्या जाया करते थे, वो ऊंट लद के सोने से भरे हुए, और राजा का नाम क्या, आज वो बहुत गरीब देश है। एक देश है माली, बेहद गरीब देश, राजधानी है टिम्बकटू, अजब गरीब नाम है ना, टिम्बकटू, बहुत गर्म देश है। राजा हुआ है कौन इसका, मनसा मूसा, नेट पर डाल के देखना, दुनिया में सोने का सबसे बड़ा भंडार कभी इसी के पास हुआ करता था, बहुत अमीर था जब तक क्या खेल चला, सोने वाला।
लेकिन जैसे डिमांड सोने की बढ़नी शुरू होगी तो दुनिया भर के लोग अब या तो सोने के लिए लड़ाई करेंगे या तो उसे खरीदेंगे। तो कुछ लोग तो व्यापार के लिए पूरे विश्व में सोने को खरीद रहे हैं और कुछ लोग उसके लिए कर रहे हैं अब युद्ध कि यहां सोना है हम निकालेंगे, जितना निकालेंगे उतना ही व्यापार बढ़ता जाएगा। ठीक, विश्व में सोने की डिमांड बढ़नी शुरू। अब पूर्ति कैसे करते, पूर्ति कैसे करते, पूरे विश्व में इतना व्यापार फैलेगा उतनी क्या बढ़ेगी सोने की डिमांड। तो ये व्यवस्था कोलैप्स करती चली गई। अब नए प्रयोग शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए प्रयोग, एक प्रयोग शुरू कर दिया भारत में और क्या चला दिया, चांदी के सिक्के। फिर क्या चला दिए, जीतल। अगला, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस सिल्वर टका। दिल्ली सल्तनत ने सिल्वर टका, सिल्वर का टका प्रस्तुत किया। शेर शाह सूरी ने रुपया, शेर शाह सूरी ने रुपया और अकबर ने मोहर, और अकबर ने मोहर, अकबर ने मोहर। और 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चला दी, टोकन करेंसी। 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, टोकन करेंसी इन 1330। तो अब इसके विकल्प आ गए। इसके स्थान पे क्या चल पड़ा, एक तो सिल्वर, फिर क्या चल पड़ा एक टका, और क्या चल पड़ा रुपया, और इसे आगे कौन ले गया, और इसे आगे ले गया टोकन। कि बस ये पकड़ो छोटा सामान है जो इस पे मैंने लिख दिया उतने में चलेगा ये। ठीक, तो वो क्या थी, टोकन करेंसी। जैसे आज क्या लिखा हुआ सिक्कों पे कागजों पे, ये क्या है, टोकन करेंसी है। सांकेतिक, तुम्हें संकेत के रूप में कह रहे हैं 2000 है, पकड़ो जो लिखा हुआ है, बात खत्म है। तो अब ये तो सोना ही चलता रहता और इसमें बिल्कुल दिक्कत ना आती, लेकिन यूरोप के अंदर इसके भंडार सीमित थे। और यूरोप के अंदर जैसे ही व्यापार बढ़ रहा था तो यूरोप वालों के लोग दमादम क्या भेज रहे थे राजा, खोजी अभियान। तो यूरोप ने खोजी अभियान भेजा जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या चला, क्रिस्टोफर कोलंबस। कब की बात चल रही, 1492 की। और वो कोलंबस कहां निकला था घर से, कि मम्मी मैं तो कहां जा रहा, इंडिया। तो वो तो घर से कहां चला बेचारा, इंडिया के लिए, लेकिन वो बीच में रास्ता भटक गया और एक जलधारा में फंस गया, गल्फ स्ट्रीम। वो उसे कहां लेके चली गई, वो उसे लेके चली गई मैक्सिको। वो कहां चलती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको की ओर। और जैसे वो मैक्सिको पहुंचा तो मैक्सिको का एक रेगिस्तान है जहां आज भी विश्व की सर्वाधिक चांदी है। क्या नाम है रेगिस्तान का, चाहुआ हुआ, चाहुआ हुआ। ये रेगिस्तान है कहाँ, मैक्सिको में, जहां वर्ल्ड का सबसे बड़ा चांदी का भंडार है। तो जैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस को एक नई धातु मिली जो चमकती है सुंदर, वो कौन है, चांदी। और सोने की तरह ही उसकी भी लॉन्ग लाइफ है। तो अब इन्हें एक नया खेल मिल गया कि अब करते हैं सोने को रिप्लेस, और हम क्या चलाएंगे, हम चलाएंगे चांदी के सिक्के। तो पूरे विश्व में जो सिक्के अब तक केवल सोने के थे वो चलने शुरू कहाँ के हो गए, चांदी के। क्योंकि यूरोप के राजाओं के पास, और कल्पना करो जो आदमी घर से निकला हो कहाँ के लिए, भारत के लिए, और एक बार अभियान के बाद वो दोबारा कभी भारत आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसे तक नया खेल मिल गया, अब तो वो वहां बिजी है, और वो क्या है, सोने का व्यापार है। तो पानी के जहाजों को भर भर के सोने का कहाँ जाने लगे, स्पेन, पुर्तगाल, इन देशों में। और यूरोप में चांदी की बाढ़ आ गई। एग्जाम्पल दूं आपको, बजा सुनो बात ध्यान से।
इतना बड़ा चांदी का भंडार पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था। ब्रिटिश इंडिया का इंडिया पे राज था पूरा पूरा ब्रिटेन का, और ये बराबर में ही चीन के साथ एक व्यापार कर रहे थे, उसका नाम था चाय का व्यापार। काहे का व्यापार कर रहे थे? चाय का व्यापार। कब तक ये खेल चला? चीन से ब्रिटेन वाले चाय लेते और बदले में इन्हें क्या देते? चांदी। तो इसे कहते हैं जैकपॉट। जिस देश के पेड़ों के पत्ते किसके भाव बिक रहे हो? चांदी के भाव, तो उसका जैकपॉट तय है। पता नहीं कितने पत्ते लगे पड़े, ये पकड़ो भाई सारे, क्या पकड़ाओ फटाफट? चांदी। जितना धन तुम्हारे पास है वो सारा कहाँ मिलेगा? हमारे पास। तो अब ये दिमाग लगाने वाले आदमी कि इतने बड़े पागल, पत्तों के बदले क्या देते जाके? सारी चांदी, चूंकि व्यापार करना है। तो अब क्या सोना देना ठीक नहीं है? पहले क्या दिन उन्होंने? चांदी। अब दिमाग लगाना शुरू किया कि इनसे चांदी वापस कैसे लें। तो सारे भारत में अफीम बुवानी शुरू कर दी। ओपियम इनके अंडर में था। आज से 2 पीढ़ी पहले किसी बूढ़े आदमी से मिलकर देखना, वो बताएगा उस समय यहाँ अफीम बहुत इजीली मिलती थी। हर एक आदमी के घर में और सामानों में क्या थी? अफीम। वो उसके जीवन का हिस्सा थी, जो शायद अफगानिस्तान में है। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ये चीन को बेचते अफीम, और बदले में क्या लेके आते उन पैसे अपनी? तो चीन की चाय भी ले लो, बदले में क्या दे दिया उसे? अफीम। चीन में अफीम बिकवानी शुरू कर दी, और बदले में क्या ले रहे? तो चांदी अपने अपने घर। उन पैसे चाय भी ले ली, और बदले में क्या दे दिया उन्हें? अफीम। तो चीन के सारे जितने भी लोग थे, ये चाउमीन, सब क्या फिर रहे बेचारे? नशे में। जिस देश में नशा इतना भयंकर होगा वहां विकास विकास कुछ भी नहीं। लोग क्या हैं? जीवन जी ले, इतनी बात बहुत है। तो चीन परेशान, और पूरे चीन में इस चक्कर में होगी युद्ध, और युद्ध का नाम भी क्या हुआ? ओपियम वार। क्या हुआ? अफीम युद्ध। नेट पे डालना 1839। किसका हुआ? चीन का और ब्रिटेन का। ब्रिटेन इतनी बड़ी पावर, चीन को मिनटों में हरा दिया। फिर दूसरा युद्ध हुआ एक और, यानी 20-30 साल में 2-3 युद्ध हुए अफीम के ही ऊपर। और बाद में चीन ने कान पकड़ लिए कि अंकल जी जैसे भी आप चाहते हो ऐसे कर लो, लेकिन इस अफीम से हमारे जान बचवा दो। तो फिर क्या हुआ? तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम अफीम का कारोबार बंद कर देंगे चीन में पूरी तरह से, लेकिन हमें तो इस पूरे एशिया क्षेत्र में चाय का व्यापार करना है। एक तो चीन इसमें कोई अड़ंगा बिल्कुल भी ना डाले, क्योंकि चाय की जननी कौन है? चीन। चीन चाय का व्यापार रोकने का नहीं। और सेकंड, हमें चाहिए यहाँ पे एक पूरा सिटी और बंदरगाह, जिसका नाम आज क्या है? हांगकांग। तो हांगकांग किससे ले लिया? चीन से। और चाय कारोबार चालू कर दिया पूरे जापान सहित एशिया वाले हिस्से के अंदर। और तब जाकर क्या रुका ये खेल? तो चांदी उनके पास थी, और वो जहां से आए थे वो कौन थे? मैक्सिको से। तो सोने को किसने रिप्लेस किया? चांदी ने, क्योंकि यूरोप वालों के पास चांदी बड़ी मात्रा में थी, और अब वो सामान के बदले क्या कर रहे थे? उसका ही। तो जो दिक्कत सेम टू सेम कहां आई थी? जो दिक्कत सोने में आई थी वो चांदी में आ गई। धातु तो वही है, क्या बात होगी? सोना नहीं तो क्या हो गया? जितना व्यापार बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगी? चांदी की डिमांड। ठीक क्या? अभी कौन पहुंचे वहां? अभी पहुंचे हैं वहां मैक्सिको में पुर्तगाल के लोग, अब पहुंच लिए स्पेन के लोग, अब पहुंच लिए कौन से लोग? ब्रिटेन के। सब में क्या हुआ? झगड़ा। ब्रिटेन ने किस पे कब्जा कर लिया? अमेरिका पे। वो लोग पक्के थे, उन लोगों ने ठान ली भाग मानेंगे यहां से, उन्होंने भगा दिया 4 जुलाई 1776 को। और क्या हो गया? अपने आप को आजाद। ठीक क्या? यानी जो दिक्कत किस में थी? सिल्वर में, सोने में, वो किस में आ गई? चांदी में। चांदी की डिमांड भयंकर बढ़नी शुरू। ठीक, अब इसे भी रिप्लेस करो। तो फिर क्या दुनिया में आई? फिर दुनिया में आई टोकन करेंसी। वस्तु विनिमय प्रणाली दुनिया में कैसे पनपी, किसने शुरू की? सेकंड, धात्विक प्रणाली ने इसका स्थान कैसे लिया, और विश्व के व्यापार को बढ़ाने में कैसे सहायता की? इससे क्या दिक्कतें खड़ी हो गई? डिमांड बढ़ने शुरू किसकी हो गई? धातुओं की। उनकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो विकल्प क्या आने लगे? सिल्वर का आया, ठीक क्या, जीतल, चांदी का, टका। अब अलग अलग क्या आने लगे? मिक्सिंग कोइन,
जरा सा ये, जरा सा ये। ठीक है, क्या हटाओ इसका, बस खाली इसके ऊपर लेप लेप, अंदर क्या धातु होगी अलग से। ठीक है, तो अब क्या होने लगे, रिप्लेसमेंट। और तब अंतिम में क्या आया मामला, टोकन मनी। तो अब ये बताओ टोकन मनी का प्रारंभ विश्व में कहां से हुआ था। टोकन मनी इंट्रोड्यूस बाय चाइनीज, यानी दुनिया के अंदर कागजी मुद्रा। सबसे पहले कागजों को, ठीक है, पल्प और पेपर को निचोड़ निचोड़ के क्या बनाया करते थे चीनी, कागजी मुद्रा। तो कागजी मुद्रा प्रारंभ कहां से हुआ, व्यापारिक मार्ग चल रहा था चीन से, तो मुद्रा भी कहां से स्टार्ट की इन लोगों ने, चीन से। और किसने बनाई, कागजी मुद्रा। तो अब दुनिया में बार्टर सिस्टम से क्या जन्म लेता है, धात्विक मुद्रा। इसमें दिक्कतें आती हैं, पहले सोने में, फिर चांदी में, फिर यहां से कहां पहुंचते हैं हम, टोकन मनी के ऊपर। तो टोकन मनी क्या है, अब असली खेल इसी बात का है। तो अब ये बताओ, जब एक देश का नाम है ब्रिटेन, एक देश का नाम है यूएसए, और एक देश का नाम है क्या, भारत। अब ये तीन देश हैं, अब ये तीनों चाहते हैं कागजी मुद्रा को छापना। ठीक है, तो छापे कैसे, और कल को इन्हें आपस में व्यापार करना हो तो मैं कैसे मान लूं तुम्हारी मुद्रा मेरी के बराबर है। तो कोई तुलना करने वाला मापक होना चाहिए। यानी क्या, अब ब्रिटेन ने क्या छापा, 1 पाउंड। क्या छापा, 1 पाउंड। ठीक, तो अब इस पाउंड पे आप और मैं व्यापार कर रहे हैं, और आप और मेरे जीवन की मेहनत किसके रूप में बैठी है, बस चंद कागजों के रूप में। उन कागजों पे अब ये लिखना पड़ेगा साफ साफ, क्या लिखा पड़ा है, मैं धारक को, जो इसे धारण कर रहा है, इतने रुपये देने का वचन देता हूं, जितना उस पर लिखा हुआ है। मैंने कहा इस पे क्या लिखा हुआ, 1 पाउंड। अगर कल को आपका कागज का नोट जिसे आप चला रहे हैं और हम मान रहे हैं आपकी बातचीत को, कल को ये बंद हो जाता है, तो मैं 1 पाउंड का नोट आपके पास वापस लाऊंगा, इसके बदले मुझे क्या दोगे। तो उस समय क्या देंगे, उन्होंने कहा हम देंगे तुम्हें गोल्ड। तो हर देश जितने भी नोट छापता, उसके रेस्पेक्ट में अपने पास क्या रखता, गोल्ड का रिजर्व। और क्या रखता, लिखो एग्जैक्ट। अगर ब्रिटेन नोट छापता तो रखता 73 ग्राम गोल्ड, एग्जैक्ट 73 ग्राम गोल्ड। कितना बैठता है। और यूएस से अगर डॉलर छापता, $1, तो उसके रेस्पेक्ट में अपने भंडार में क्या रखता, गोल्ड। और कितना, 14 ग्राम गोल्ड। तो अब जितने भी दुनिया में देश होंगे, अगर उनकी मुद्राओं की तुलना करनी हो आपको सन 2021 में या कब, 1921 में, तो किससे करोगे, गोल्ड से। आज भी तुलना इससे होती है, और तब भी तुलना इससे ही होती थी। अब जब इसका 14 ग्राम रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है इसका, तो अब तुम ये नहीं कह सकते 1 पाउंड इक्वल टू $1। अब कहोगे साफ साफ कि 1 पाउंड इक्वल टू $5। 14×5 = 70। ठीक है, तो स्वर्ण मान प्रणाली विश्व में एग्जिस्ट करना शुरू करती है। क्या नाम बताया मैंने, यानी टोकन मनी स्टार्ट हुई, और वो कैसे जारी की जाएगी उसकी भी एक व्यवस्था होगी। और व्यवस्था कैसी थी, ये 2 नाम लिखे पड़े हैं इनसे पहले। क्या व्यवस्था है दुनिया के अंदर, इसे कहते हैं स्वर्ण मान प्रणाली। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। सन चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नेट पे क्या है ये। ठीक है, जब बातचीत
स्वर्णमान प्रणाली दुनिया में आती है, यानी कोई भी नोट छापेगा तो उसके बदले में क्या रखेगा अपने पास? वो सोना। ठीक, तो हमारे पास तो भाई सोना है नहीं, हम तो क्या रखेंगे फिर? अगर $1 छापेंगे, 1 रुपया छापेंगे, तो इसके बदले में क्या रखेंगे फिर हम? कि हमारा मामला तो बहुत थोड़ा सा है, हम तो बस 2 ग्राम रख पाएंगे भाई, हमारे पे तो फालतू गोल्ड ही नहीं है। अब फिर समस्या खड़ी दोबारा, जहां से सोने के सिक्कों से हम कहां तक आए थे? टोकन तक। कागज पे लिख के तुम्हें कह रहे थे कि तुम कितनी ही क्या करो, व्यापार करो, कुछ करो। ठीक, कागज के सिक्के नहीं चलते, ही चलते रहते अगर फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वार ना हुई होती। क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर धातुओं की डिमांड भयंकर बढ़ती चली गई। और डिमांड किसकी बढ़ रही थी? पीतल की, सोने की, इत्यादि की, सब धातुओं की, जिनका इस्तेमाल जहाजों में, टैंकों में, गोलियों में, सब में हो रहा था। तो इन लोगों ने कहा धातुओं का इस्तेमाल सर्व कहाँ कर दो, सारे सिक्के इत्यादि पिघला दो और फटाफट क्या बनाओ? गोला बारूद। हम इनके स्थान पे क्या लाएंगे? एक नई व्यवस्था, और वो कौन सी होगी? टोकन। क्या लाएंगे हम? कागजी मुद्रा। और कौन लाया इसे? ब्रिटेन, अमेरिका और इत्यादि हर राष्ट्र। और वो कह जारी करता है इसे, जितने जारी करता रुपये, उसके बदले में क्या रखता अपने पास? वो उतना ही। और उस नोट पे लिख के देता वचन कि मैं धारक को वचन देता हूं इतने रुपये अदा करने का। जब आप इसे लेकर आएंगे मेरे पास तो क्या होगा? मैं आपको इसके बदले में क्या दूंगा? 73 ग्राम गोल्ड। ये क्या देंगे? 14 ग्राम गोल्ड। और हम क्या देंगे इसके बदले में? 2 ग्राम गोल्ड। तो इससे अब दुनिया की जितनी करेंसीज हैं उनमें आप लेन देन कर सकते हैं आपस में। विदेश व्यापार क्या हो गया है? आसान। और तुलना करनी हो तो क्या कर लो? गोल्ड से। क्या आएंगे इसके बदले में? 35। इसका एक और हमारे कितना आएंगे? 35, 35 दूनी 70 के आसपास। यानी क्या? अब विश्व में शुरू होती है प्रतीकात्मक मुद्रा। और जब दुनिया के सेंट्रल बैंक, वहां के राजा इन्हें जारी करते हैं तो क्या अपनाते हैं? स्वर्ण मान प्रणाली, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक, अब जितना किसी देश का व्यापार बढ़ेगा या विश्व का व्यापार बढ़ेगा, अब उतनी क्या बढ़ने वाली? अगर आज इस क्लास में अभी 10 आदमियों को नीड रुपयों की है तो मैं क्या दे रहा हूँ? खर्चा उन्हें रुपया, लेकिन मुझे रखना पड़ रहा है क्या बराबर में? गोल्ड। जितने लोग अधिक पैसा मांगेंगे उतना ही फालतू क्या रखना पड़ेगा मुझे? फिर से गोल्ड। तो इस देश में जरूरत है पैसे की सरकार को, पहले तो हमें ही, फिर जनता को, व्यापारियों को, सबको जरूरत है। तो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो कितना भयंकर गोल्ड चाहिए? ये तो फिर हम वहीं पहुंच गए दोबारा से कि यार इतनी भयंकर डिमांड है गोल्ड की, कहां से पूर्ति करें इसकी? अब बात हमने साफ कह दी। तो दुनिया के अंदर सबसे पहले नोट छापने के लिए दुनिया का हर देश जिस सिस्टम को अपना रहा था वो क्या था? स्वर्ण मान प्रणाली। फिर इसका स्थान लिया, किसने लिया स्थान? अब हम अपने कंट्री की बात करते हैं। भारत में भी क्या चल रही थी? स्वर्ण मान प्रणाली। और ये प्रणाली कब चली होगी? जब बैंक होंगे, जब नोट छपते होंगे, जब कोई बांटता होगा। तो वर्ल्ड का पहला बैंक कहां खुला? कलकत्ता में 1897 के आसपास, इंडिया के अंदर। नाम था क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उस समय कंसेप्ट था ही नहीं कि अपने सारे जीवन की पूंजी मैं तुम्हारे पास जाके रख दूं, कल को तुम कहीं भाग गए क्या होगा? तो मैं तो गया सब कुछ। सब अपने घरों में रखते, दाब के, कहीं अन्य करके, एक्सेट्रा में। ठीक क्या? तो वो कंसेप्ट पनपना शुरू हुआ और हर देश ने क्या मान लिया? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। हमने भी मान लिया। तो कब हुआ इंट्रोड्यूस इंडिया के अंदर? 1927 में। 1927 में हिल्टन यंग कमीशन बना। हिल्टन यंग कमीशन बना 1927 में। इसकी सिफारिश पर इस देश में
पहली बार क्या अपनाया गया? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसका नाम रखा गया, क्या आया था नाम ऊपर अभी? PRS, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। हम रिजर्व में रखेंगे, किसके प्रोपोर्शन में? रुपये जो भी जारी कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में, क्या? गोल्ड को। तो प्रणाली क्या थी? स्वर्ण मान की। लेकिन उसे क्या कहा गया था? आनुपातिक निधि प्रणाली। आनुपातिक निधि प्रणाली मतलब जितने रुपए हम जारी करेंगे, सरकार जितनी करेंसी जारी करेगी, उसके बदले में क्या रखना पड़ेगा? उतना ही गोल्ड। कभी तुम अपने पैसे लेके वापस आ जाओ और मैंने देखा उस पर लिख के वचन, आप कहते हो मुझे नोट की जरूरत नहीं है, ये पकड़ो अपना नोट, इतनों के बदले मुझे क्या दे दो आप? इतना ही सोना। ठीक क्या बातचीत? तो क्या अपनाई? ये सिस्टम। और क्या? जितना भंडार होगा कम से कम 40% उसका गोल्ड रखना अनिवार्य है। सब तो मांगने आने के ही नहीं, सरकार ने मान लिया। क्या कहा? कि जितने नोट हमने जारी कर रखे हैं उससे कम रखा हुआ है हमने गोल्ड, लेकिन ये कंडीशन हमें माननी पड़ेगी, जितनी करेंसी जारी कर रखी है उसका 40% वैल्यू का गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। ये क्या था? PRS सिस्टम। PRS सिस्टम यानी जितनी करेंसी हम इशू करेंगे उसका 40% गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेंटेन 40% ऑफ गोल्ड रिजर्व विद रेस्पेक्ट टू इशूइंग करेंसी। विद रेस्पेक्ट टू इशूइंग करेंसी, जारी की गई मुद्रा के सापेक्ष न्यूनतम 40% गोल्ड, न्यूनतम 40% गोल्ड। अब सवाल आया एक आदमी का, दुनिया में ज्यादा व्यापार डॉलर में क्यों होता है? हम सब वहीं पहुंचने वाले, चिंता ना करो आप। तो बस इससे सेफ कोई मैटर ही नहीं है। तुम भाग जाओ मेरे पास तो क्या रखा? सोना। तुम आओगे उल्टे भाग के मेरे पास। तो क्या सरकार ने वचन दिया कागजों पे लिख के, और वचन कौन दे रहा है? जिसने नोट जारी किए हैं, कि अगर तुम इन्हें मेरे पास लाओगे तो इनके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? गोल्ड। और जितने नोट मैंने जारी कर रखे हैं उनकी वैल्यू का 40% गोल्ड होना अनिवार्य है। हमारे पास 1927 से यह सिस्टम चल रहा था इंडिया के अंदर। लेकिन इसमें फिर दिक्कत खड़ी हो, अगर इस देश के व्यापार की, जनता की नीड्स और सरकार की नीड्स सारी को जोड़ दें और ये सब लगातार बढ़ती जा रही है जनसंख्या के हिसाब से, तो फिर नीड किसकी बढ़ेगी? नए नोट छापने की। अगर आपको अधिक व्यापार करना है, मजदूरियां बांटनी है, तनख्वाहें देनी है, व्यापार करना है, तो क्या चाहिए आपको? और करेंसी। तो कौन जारी करेगा उसे? मैं। जितनी करेंसी जारी करता जाऊंगा उतना ही मुझे गोल्ड रखना पड़ेगा। मैंने कहा 40% मेरे खुद तब भी कितना बैठता है? खूब तकड़ा, इतना गोल्ड कहां से लाऊं? तो फिर कहा कि छोड़ो चक्कर ये सारा। क्या? हम अपनाएंगे MRS। आज भारत में मुद्रा जारी करने के लिए जो प्रणाली अपनाई जा रही है उसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यह प्रणाली 1935 से चली, 27 के रिकमेंडेशन के बाद, और 1956 तक देश में रही। 1935 से 56 तक। और MRS को हमने अपनाया 6 अक्टूबर 1956 को। क्या है सिस्टम? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम निधि पद्धति। न्यूनतम निधि पद्धति, मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमने कब बनाया? इस समस्या का हल करने के लिए। क्या कहती है सिस्टम? ये सिस्टम ये कहता है कि भारत सरकार इस देश की जितनी भी नीड्स हों सबको पूरा करे और दब के नोट छापे।
ताकि इनके पास व्यापार करने के लिए, तनख्वाहों के लिए, किसी भी काम के लिए खूब पैसे हों। ठीक है, जितनी आर्थिक गतिविधि होती हो वो पैसे कारण से रुकती ना हो, सबके पास फुल फ्लो ऑफ मनी हो। हम तुम्हारे लिए इतना नोट छापेंगे। आज छाप रखे हैं 15 लाख करोड़। क्या छाप रखे? 15 लाख करोड़ के नोट एंड करेंसी, वो आपको सर्कुलेट कर रखे हैं। नोटबंदी आई, सरकार ने क्या ले लिए? 15 के 15 लाख करोड़ तुमसे वापस। ठीक, अब तक तो उसने वादा कर रखा था कि तुम मेरे पास आओगे इन कागजों को लेके, तो इनके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? इतने इतने ग्राम गोल्ड। इस बार का ऐसा कोई वादा नहीं है भाई साहब, ऐसा कोई वादा नहीं है। मैं धारक को वचन देता हूं, मैं धारक को वचन देता हूं इतने रुपये अदा करने का। तो इस बार वचन में क्या लिखा हुआ उन्होंने चेंज करके सिस्टम में? इस सिस्टम में लिखा हुआ है क्या कि अगर तुम मेरे पास कल को 2000 रुपए का नोट लेके आओगे तो इसके बदले में सोना नहीं मिलना है कुछ भी, इतनी ही वैल्यू के दूसरे नोट मिलेंगे, इतनी ही वैल्यू के दूसरे नोट मिलेंगे या सिक्के मिलेंगे। ठीक है, यानी 6 अक्टूबर 1956 को भारत सरकार ने कहा कि इस देश की जितनी भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए आप खूब मनी सर्कुलेट करो, जारी करो। हम अपने पास क्या रखेंगे? 200 करोड़ रुपए का एक मिनिमम रिजर्व, 200 करोड़ रुपए का एक मिनिमम रिजर्व, जिसमें दो चीजें होंगी। ये क्या है? मिनिमम रिजर्व, एक न्यूनतम निधि। न्यूनतम निधि कितने की रखनी पड़ेगी हमें? 200 करोड़ की, जिसमें से 115 करोड़ ये तो रखेंगे हम गोल्ड के रिजर्व के रूप में, और जो 85 करोड़ रुपए हैं ये रखेंगे विदेशी मुद्रा के रूप में, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। और अब नोट जारी करेंगे तकड़ा करके, और ऐसा कोई वादा नहीं करने के कि तुम अपने 1500 के नोट हमारे पास लाओगे और उसके बदले में हम तुम्हें कोई सोना देंगे, कोई सोना देने के। अब तो उतनी ही वैल्यू के दूसरे नोट देंगे, 100 के दें, 50 के दें, कोई भी दे। तो आज भारत में क्या चल रही है नोट जारी करने के लिए? MRS सिस्टम, जिसमें क्या रखा हुआ है? एक मिनिमम रिजर्व, जो कितने का है? 200 करोड़ का, जिसमें क्या है? दो चीजें, 115 करोड़ का तो गोल्ड और 85 करोड़ की क्या? विदेशी मुद्रा। क्यों रखी? ताकि विदेश व्यापार के लिए कुछ मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। सरकार मंगवाती है तेल, सोना, कुछ भी सामान, तो इतना मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। ये तो कम से कम है, मिनिमम। इससे फालतू हो तो बढ़िया। दुनिया में सोने का भंडार रखने में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार USA के पास है, और USA सहित दुनिया किसी भी देश के पास इतना बड़ा स्वर्ण भंडार नहीं है जितना भारत के लड़की और महिलाओं के पास है। यानी भारत की लड़की और महिला अगर इनके साथ जोड़ दें भारत के मंदिर भी, तो ये भंडार USA के भंडार से भी लगभग 4 गुना होगा, लगभग 20,000 टन से भी ज्यादा। हर साल भारत सरकार और भारत के लोग खपत करते हैं लगभग 900 से 1000 टन सोना, जो विश्व में सबसे बड़ी खपत है सोने की, 900 से 1000 टन। और कहां से आता है सारा माल? विदेश से। ठीक, क्लियर? यानी आज हमारे यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या व्यवस्था है? ये मिनिमम है, हम इससे फालतू ही रखेंगे। तो कितना रखे बैठे? 400 टन। कितना रखे बैठे सरकार? 400 टन। ठीक है, और कितना है वो? वर्ल्ड में 10वें नंबर का। तो एक बात क्लियर हुई, अगली बात अभी आने वाली। अभी तो कैसे दुनिया के व्यापार पहुंच जाते हैं संकटों में, उन संकटों का निकलता है हल। दुनिया में कहां से आई? बार्टर सिस्टम, मेसोपोटामिया से। उसकी दिक्कतों का अंत किया धातु वाली मुद्रा ने, मेटेलिक मनी ने। उसकी बढ़ती डिमांड ने उसे संकट में डाल दिया, इतनी पूर्ति कैसे करें? उसके स्थान पे क्या आए? उसके विकल्प। पहले क्या आए? चांदी। फिर क्या आए कि चांदी वांदी भी छोड़ो, हम तो कागज पे लिख के दे देंगे ना, बस पेपर करेंसी या टोकन मनी, जो इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में सबसे पहले 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो एकदम से इतना बड़ा फ्लॉप मामला हुआ, भयंकर। आज आप सब चला रहे हैं सोने के सिक्के, कल को मैंने लॉन्च कर दिए चांदी के सिक्के,
तो अब तुम पागल नहीं है, जो अपना सोना चांदी के बदले लेके अपने पास रख लो। तुमने सोने कर दिए सारे क्या अपने घर में अंडरग्राउंड, कि अब व्यापार करेंगे इससे और अपने सामान रखेंगे अपने पास। ठीक क्या? तो क्या आई? कागजी मुद्रा। अब इसे जारी कैसे करें? तो बदले में क्या रखना शुरू कर दिया? बदले में रखना शुरू कर दिया इसके बदले में सोना। कागजों पे लिख के देंगे, तुम विश्वास रखना हमारे ऊपर, अगर हमारे पास ले आओगे तो हम लिख के दे रहे हैं वचन तुम्हें, और नीचे कर रहे हैं अपने साइन, हमारे पास ले आना और बदले में इतना ही सोना ले जाना। फिर सोने की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। ठीक क्या? तो फिर हम क्या लेके आए? नया सिस्टम, कि सोने को छोड़ो, हम तो एक न्यूनतम रखेंगे अपने पास रिजर्व, बस मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और जितनी भी नीड्स होंगी इस देश की उनकी पूर्ति करवाएंगे। और कितने का होगा भंडार? वो 200 करोड़ का। और कब शुरू हुआ एमआरएस? इससे पहले क्या था? पीआरएस। जितना जारी कर रखा है उसके अनुपात में क्या रखना पड़ेगा? 40% गोल्ड। 1935 से लेके 56 तक 27 में बनी थी एक समिति, कौन? हिल्टन यंग कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन पे ही 1935 में, कब? जब बना दिया हमने अपना आरबीआई, आरबीआई एक्ट 1934। तो 1 अप्रैल 1935 से हमने क्या अपना लिया? ये सिस्टम। और कब तक चलाया हमने से? 56 तक, 21 साल तक। और आज तक क्या चल रहा है फिर उसके बाद? ये। मिलते हैं कल इससे आगे। एक सवाल का उत्तर कुछ टाइम बाद मिलेगा आपको अभी, कुलदीप कुमार जी। दुनिया में व्यापार डॉलर में अधिक क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, आने वाला सब कुछ ही आगे। अब चलते हैं उत्तराखंड में। इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। चलिए, जरा उसे बुला दियो एक बार।